हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग के यूपीएससी असिस्टेंट अकॉर्डिंग नॉट के प्रैक्टिस सेट्स चल रहे थे जिसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा इसके अलग से जो पॉइंट्स हैं अलग अलग जो इम्पोर्टेंट हैं उसकी क्वेश्चंस की, जैसे कि लेजर है या फिर जर्नल है या फिर ऑडिटिंग है, इसकी अलग अलग की भी आपके लिए बहुत जल्दी ही मैं लेकर के आऊंगी क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी अलग अलग सेक्शन वाइज या अलग अलग पॉइंट वाइज तैयारी हो सके। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। वो ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following speculators expects the price of securities to fall in the near future? निम्न में कौन सा सटोरिया उम्मीद करता है कि प्रतिभूति की कीमत निकट भविष्य में गिरने वाली है? बुल, बेयर, स्टैग, नन ऑफ दीज। तो जो सटोरिया होता है या फिर जो स्पेकुलेटर बोलते हैं, तो जैसे कि आपको पता ही है प्रतिभूतियां जो सिक्योरिटीज होती हैं तो वहाँ पे चीजें रहती हैं कि कब किसके जो है कंपनी के जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं उसके वैल्यू है, मूल्य बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो वहाँ पर जो एक स्पेकुलेटर होगा जो ये उम्मीद कर रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में निकट भविष्य में किसी सिक्योरिटीज के प्राइस जो है वो फॉल हो सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वो कहलाता है बेयर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये नाम जो है बुल, बेयर, स्टैग, ये इसमें काफी प्रचलित है। अगर हम कहें काफी जो है कॉमन नेम है ये सिक्योरिटीज में या स्पेकुलेशन जो होता है मार्केट वहां पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CRA इन बैंकिंग पार्लेंस स्टैंड फॉर। बैंकिंग से संबंधित CRA क्या है? CRA की फुल फॉर्म पूछी है आपसे बैंकिंग सेक्टर में। क्रेडिट रेटिंग एसोसिएशन, क्रेडिट रेटिंग एसोसिएशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो CRA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाती है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। ये क्रेडिट रेटिंग सिस्टम होता है जिसमें ये देखा जाता है कि जो उधारकर्ता यानी कि जो उधार है जिसने लिया है व्यक्ति ने, वो किस तरह से या कितना उसकी क्षमता है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है उस ऋण को, उस लोन को वापस चुका पाने की, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि रिस्क इसमें कितना है उसको देने के लिए ऋण। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रिफर्स टू। ई बैंकिंग में स्कीमिंग से अभिप्राय है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस बाय वन क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड से व्यवहार करना। कन्वर्जेशन ऑफ ए डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड का क्रेडिट कार्ड में परिवर्तन। नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बैंकिंग की जो बात हम करते हैं यानी कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकिंग कर रहे हैं वहां पर स्कीमिंग जो होती है वो क्या हो जाएगी? स्कीमिंग में रहता है कि आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड का आप यूज कर रहे हैं वहां से इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश जो की जाती है उसे स्कीमिंग कहा जाता है, क्योंकि आज के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है। जबकि अवेयरनेस इतनी फैला दी गई है उसके बाद भी रोज पता नहीं कितने लोग हैं जो उसका शिकार होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि कोई इलिटरेट है या पढ़ा लिखा नहीं है तो ही इसके बारे में इसमें फंस रहा है फ्रॉड में। बहुत ही पढ़े लिखे डॉक्टर हैं या फिर जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे न्यूज चैनल में ही बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग इसका शिकार बन जा रहे हैं आज के टाइम में। तो काफी अवेयर रहिए, किसी भी अननोन कॉल को रिसीव मत करिए या कहीं पर भी ऐसा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन मत करिए जहां पर आप जिस चीज को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 14 बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोबारा फिर किया गया था। सबसे पहले 14 बैंक का हुआ था 1969 में, उसके बाद जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 6 बैंकों का और किया गया था 1980 में, 1980 में। तो ये नेशनलाइज एक तरह से बोले कि बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी घटनाएं कही जाएंगी, इवेंट्स हैं, तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और कब हुआ था ये राष्ट्रीयकरण? तो ये 1969 के साथ साथ डेट भी पूछ सकता है, तो 16 जुलाई, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूरा भी आ सकता है तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। 16 जुलाई 1969 को हुआ था। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड वर्थ ₹16,000 वर लॉस्ट बाय द फायर मैसेज ज्योति लिमिटेड, however the insurance claim of ₹10,000 was received from the insurance company. Which of the following is the correct statement? जो मैसेज ज्योति लिमिटेड है का 16,000 का जो माल था वो आग से नष्ट हो गया था। हालांकि बीमा कंपनी ने 10,000 रुपए का बीमा दावा प्राप्त हुआ था, यानी कि 16,000 का था, 10,000 का क्लेम किया गया था। इनके में से कौन सा सही उपचार है? यानी कि
क्या मतलब सही माना जाएगा, किस तरह से इसको डील किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कैपिटल रिसीप्ट इज ₹10,000 एंड 16,000 इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजी प्राप्ति 10,000 मानी जाएगी और 16,000 अस्थगित राजस्व व्यय होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 16,000 एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर 10,000। जो 16,000 है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा और 10,000 को कोई लेखा नहीं होगा। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 6,000 होगा। कैपिटल रिसीप्ट 10,000 एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ₹16,000। तो कैपिटल रिसीप्ट में 10,000 जाएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 16,000 जाएंगे। तो किस तरह से इसको डील किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, कैसे इसको डील किया जाएगा, क्योंकि आग लगने से जो है नष्ट हुआ है 16,000 का सामान, 10,000 रुपये का क्लेम किया गया है। तो ये क्या है, माल द्वारा जो अग्नि द्वारा माल नष्ट हो जाता है, हानि होती है, तो किस तरह की हो जाती है, वो आपकी असामान्य हानि होती है, अब नॉर्मल लॉस होता है। आग अचानक से लगी है, यहाँ पर माल नष्ट हो गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरल एंट्री क्या होगी, क्योंकि उसकी बेसिस पे माल से निकलता है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगी। तो लॉस बाय फायर में आपका 16,000 का पूरा दिखा दिया जाएगा जो एंट्री होगी यहाँ पर। उसके बाद क्या इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो रहा है हमको, तो वो 10,000 रुपये हमको रिसीव हो गए। तो दूसरी एंट्री जो हो जाएगी आपकी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, जो कि 10,000 का हमको रिसीव हुआ है। तो अब यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आगत जो हुआ 6,000 रुपए, जो बीच का डिफरेंस आ रहा है उसकी हो जाएंगे। तो कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके 6,000 एंट्री हो जाएगी, दिखाई जाएगी। एक आंसर है ऑप्शन सी। प्रोविजंस ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी आर डील्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वेतन पर टीडीएस का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत किया जाता है, ये आपको बताना है। 196, 198, 194, 192। तो टीडीएस जो लगता है वेतन पर, यानी कि एक निर्धारित सीमा से अधिक अगर मिल रहा है तो वहाँ पर टीडीएस कटता है, यानी कि टीडीएस लेस होने के बाद ही जो भी सैलरी होती है वो ट्रांसफर की जाती है अकाउंट में। तो वहाँ पर किस धारा के अंतर्गत होता है, तो वो हो जाता है 192। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनडायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। टैक्स जो होते हैं वो दो तरह के रहते हैं, एक हो जाता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स मेन आ जाता है, और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट में यहाँ पर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी आता है, एक्साइज ड्यूटी भी आती है और सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स भी आता है। अब तो सबको मिलाकर के एक जीएसटी लगाया जाने लगा है, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, एक सबसे बड़ा उदाहरण कहिए, सबसे बड़ा इनकम का सोर्स भी है डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटनिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। राष्ट्रीय विकास और आर्थिक एवं राजकीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए क्या अच्छा है। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, नन ऑफ दिस। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि देश की ग्रोथ हो रही है, नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है या स्ट्रेटन कर रहा है इकोनॉमिक को, हमारी इकोनॉमी को, तो वो कौन सी चीज ऐसी है जिसमें से सही रहती है। टैक्स अवॉइडेंस, यहाँ पर कर बचाना। एक हो जाएगा टैक्स प्लानिंग, यानी कि आप जो भी हमारे इनकम टैक्स में जो धाराएं सेक्शन दे रखे हैं उसको यूज करते हुए एक अच्छी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर, या फिर इवेजन मतलब क्या होता है, कर परिहार। यहाँ पर कर की चोरी करना एक तरह से हो जाता है, तो चोरी जो है वो पूरी तरह से गलत है। अगर आप कर की कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है, तो यहाँ पर वो पूरी तरह से गलत है, उसके लिए आपको सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। और अवॉइडेंस, कर बचाव भी नैतिक तौर पर मोरली गलत हो जाता है कि नहीं बचाना चाहिए। अगर कुछ भी जो हमारे टैक्स है उसमें दे रखे हैं, कुछ इस तरह के पॉइंट्स को निकाल करके आप उसका यूज कर रहे हैं और उससे आप अपना कर बचा रहे हैं, तो वो भी गलत है। प्लानिंग पूरी तरह से सही, आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, वो पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से करेक्ट भी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तरह से आप अपने पैसे जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट के जरिए आप जो है टैक्स में जो है डिडक्शन भी ले सकते हैं, छूट भी ले रहे हैं। वहां पर ये हो जाता है कि आप उससे जो एक तरह से पूंजी निर्माण करने का ही काम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहा जाएगा, टैक्स प्लानिंग करेक्ट होती है, लीगल होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त है। यानी जो कृषि आय होती है, एग्रीकल्चर इनकम, उस पर टैक्स नहीं लगता। किस सेक्शन में, सेक्शन 2, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है, 10 सबसेक्शन 2, 10 सबसेक्शन 4। यहाँ पर धारा 10 की ही आपकी दे रखी है, बाकी ये तो एक अलग से दे रखी है। तो यहाँ पर कौन सी है जो कृषि आय से छूट के बारे में बताती है, तो वो हो जाती है आपकी 10 सबसेक्शन 1। ये इसको ध्यान में रखिएगा, धारा 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें बहुत सी चीजें दे रखी हैं और अलग अलग पूछी जा सकती हैं, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा, अलग से ध्यान में रखिएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Rakesh worked with a previous employer for 3 years but was not entitled to any gratuity. He worked with the present employer for 8 years and 7 months. The completed years of service for calculating exemptions of gratuity will be taken as. राकेश ने पिछले नियोक्ता के साथ 3 साल काम किया है, वह किसी भी ग्रेजुटी के हकदार नहीं थे। उन्होंने वर्तमान नियोक्ता के साथ 8 साल 7 महीने तक काम किया है। ग्रेजुटी की छूट की गणना के लिए सेवाओं के पूर्व वर्षों को किस प्रकार लिया जाएगा, यानी कि ये बताया जा रहा है कि राकेश जो थे उन्होंने 3 साल एक व्यक्ति नियोक्ता था, एम्प्लॉयर था, उसके साथ काम किया, फिर वहां पर उन्हें कोई ग्रेजुटी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरे नियोक्ता के साथ काम किया है 8 साल 7 महीने के लिए। तो अब ग्रेजुटी की जो राशि उनको दूसरे नियोक्ता से मिली है, लेकिन वहां पर जो छूट की गणना करनी है तो उसके लिए कितने वर्षों को लिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए कितने वर्षों को लिया जाएगा, जो दिन 3 सालों में ग्रेजुटी उनको मिली ही नहीं है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जो दूसरे नियोक्ता थे उनको उनसे ग्रेजुटी मिली थी तो उसको काउंट करें। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और भी है, 8 साल नहीं रहेगा, 7 महीने काम किया यानी कि 6 महीने से ज्यादा किया। और यहाँ पर कोई स्पेशली मेंशन नहीं था कि जो है सेवा के वर्षों की गणना करने के लिए ग्रेजुटी भुगतान देने में आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम यही मान के चलेंगे क्योंकि 7 महीने स्पेशली बोला है तो मतलब यही है कि यहाँ पर उसको ऐड किया जाना है। तो यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा है इसलिए उसको हम पूरा 1 वर्ष मान लेंगे, तो एक आंसर हो जाएगा 9 ईयर्स। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिलेटिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर कंटेन्ड इन डैश। मद वेतन के तहत आय से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की डैश में निहित है। यानी कि आपको पता है इनकम टैक्स जो होता है, इनकम जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक इनकम है दूसरी टैक्स है। इनकम जो होती है 5 हेड से होती है, उसमें का एक हेड आपका सैलरी हो जाता है। तो सैलरी में जो इनकम कैलकुलेट की जा रही है किस धारा के तहत आती है, ये कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 28 to 44, 45 to 55, 15 to 17 या फिर 22 to 27 कहाँ तक है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर 15 to 17 तक आती है आपकी धारा 15 से 17 के बीच में। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो वेतन भी होता है आपका 3 चीजों में रहता है, एक तो मूल वेतन बेसिक सैलरी होती है, भत्ते होते हैं और अनुलाभ होते हैं। तो 3 पार्ट में वो डिवाइड रहता है और वो सारी सेक्शन उसी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज डैश इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेवा की निरंतरता के दौरान प्राप्त ग्रेजुटी डैश सभी कर्मचारियों चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी के हाथों में। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है और उसको जॉब करते हुए ही यानी कि वो सर्विस में है भी उसे ग्रेजुटी मिल रही है, तो वहां पर उसकी जो ग्रेजुटी है वो किस तरह से उसको डील किया जाएगा, कर योग्य होगी, पूरी तरह से कर मुक्त होगी, या 2 लाख प्रति वर्ष तक की छूट मिलेगी, 5 लाख प्रति वर्ष तक की छूट मिलेगी, या फिर फुली टैक्सेबल है, पूरी तरह से कर योग्य है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी, दोनों ही सिचुएशंस में उनके अकॉर्डिंग एक ही रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं, फुली टैक्सेबल होती है अगर सेवा करते हुए यानी कि सर्विस में होते हुए उसको ग्रेजुटी मिल रही है, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों ही सिचुएशंस में फुली टैक्सेबल होती है, पूरी तरह से कर योग्य होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर सेवा पूर्ण होने के बाद मिल रही है तो उसको निकाला जाता है, उसके फॉर्मूलाज होते हैं, उसके बिहाफ पर उसको कैलकुलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑडिट में बी ऑर्डर्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। सरकारी कंपनी की दशा में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार का अंकेक्षण करने का अधिकार है, सप्लीमेंट्री ऑडिट पूरक अंकेक्षण, कंप्लीट ऑडिट पूरक अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट अंतरिम, और या फिर इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सरकारी कंपनी है और उसका जो है अंकेक्षण कर रहा है कौन, कैग जो होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक, तो किस प्रकार का अंकेक्षण करने का उसको अधिकार होता है, उसे कंप्लीट पूर्ण अंकेक्षण करने का अधिकार होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द ऑर्डर डजंट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस। यानी कि जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 है उसके अनुसार जो लेखा परीक्षक या अंकेक्षक होता है वो कौन सी सेवाएं नहीं देता है, यानी कि कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो नहीं प्रोवाइड करवाता, एक्चुअरियल सर्विसेज, बीमांकित सेवाएं, मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रबंधन सेवाएं, इन्वेस्टिगेशन एडवाइजरी सर्विसेज, निवेश सलाहकार सेवाएं। तो मेन काम तो ऑडिटर का होता है कि सिर्फ जो खाते बनाए गए हैं उनको अच्छे से जांचना, चेक करना कि सही है या नहीं है,
जो उसमें संपत्तियां दिखाई गई हैं वो एक्चुअल में है या नहीं है, उन सारी चीजों की जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट दे देता है। इसके अलावा अगर कहा जाए कि उसका कौन सा काम है या कौन सा नहीं है, तो ये तीनों ही काम जो है ना ही वो बीमांकित होता है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि अगर उसने पूरी तरह से अगर चेक किया है तो सही है या नहीं है तो उसका कोई बीमा नहीं कर रहा है वो, न ही वो बंधन की सेवाएं दे रहा है, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देता है, ये तीनों ही सेवाएं नहीं देता। एग्जाम्पल होगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 ओनली। इसका ना तो ये दायित्व है ना ही उसका ये कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंटरनल चेक ऑडिट वर्क इज परफॉर्म। आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जांच कार्य किया जाता है बाय एम्प्लॉयज कर्मचारियों द्वारा, बाय ऑडिटर अंकेक्षक द्वारा, बाय एम्प्लॉयर ऑफ ऑडिटर अंकेक्षक के कर्मचारियों द्वारा, या फिर बाई मैनेजमेंट प्रबंधकों द्वारा। आंतरिक निरीक्षण जो होता है इंटरनल चेक, तो इंटरनल चेक जो होता है उसके अंतर्गत अगर हम कहें कि जो जांच की जाती है वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, तो कर्मचारियों के द्वारा ही की जाती है। जो आंतरिक अंकेक्षण का काम होता है उसमें ये रहता है कि एक व्यक्ति जो होता है उसको एज एम्प्लॉय ही नियुक्त कर लिया जाता है ऑडिटिंग के लिए, और वो ऑडिट का काम भी साथ साथ करता रहता है। और जो आंतरिक निरीक्षण होता है वो कर्मचारी ही करते हैं। आपस में काम इस तरह से किया जाता है कि एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक कर लिया जाता है, तो उससे ये रहता है कि किसी तरह की गड़बड़ी होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट आर डिटरमाइंड बाय। आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र और उद्देश्य का निर्धारण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। यानी कि जो इंटरनल ऑडिट होता है उसका जो कार्यक्षेत्र होता है उसको कौन निर्धारित करेगा, शेयर होल्डर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो जो इंटरनल ऑडिटर होता है, जो इंटरनल ऑडिट होता है वो क्या क्या काम करेगा, स्कोप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये डिसाइड करने का काम मैनेजमेंट का होता है, प्रबंधन का होता है, क्योंकि उसी के द्वारा उन्हें रखा जाता है। जो वैसे ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो शेयर होल्डर्स करते हैं अपनी एनुअल मीटिंग में। लेकिन और जो फर्स्ट होता है, प्रथम अंकेक्षक होता है, उसकी नियुक्ति जो होती है संचालक कर लेते हैं। अगर संचालकों द्वारा नियुक्ति नहीं करी गई है तो फिर जो फर्स्ट एनुअल मीटिंग होती है उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो करते हैं। लेकिन जो आंतरिक लेखा परीक्षक होता है उसको मैनेजमेंट नियुक्त करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सारी चीजों को बहुत ही क्लियर रहिएगा दिमाग में कि कब कहाँ किसी कौन नियुक्ति करता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, एग्जाम में गलत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड ऑफ टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको बताना है जो स्टेटमेंट ये दे रखे हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। It protects the financial interest of persons who are not connected with the management of the initiative, whether they are partners, shareholders, bankers, financial institutions, public at large, etc. ये उन व्यक्तियों के वित्तीय हितों की रक्षा करता है जो इकाई प्रबंधन से जुड़े नहीं है, चाहे भागीदार हो, शेयरधारक हो, बैंकर हो, व्यक्ति। तो करेक्ट है कि जो जो ऑडिट का काम होता है उसमें ऑडिटिंग का काम में सभी के लिए हेल्पफुल होता है, चाहे वो जुड़े हों या ना जुड़े हों, किसी भी तरह से कंपनी से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सबका ही हित होता है। चाहे वो शेयर होल्डर्स हों उनको ये सही पता चलेगा जो उनको डिविडेंड मिल रहा है वो सही है या नहीं, जो बैंकर हों उनको ये पता चलेगा कि वो लोन दे सकते हैं या नहीं, क्या स्थिति है कंपनी की, वित्तीय संस्थान भी और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक। तो इस तरह से क्या है सभी के लिए हितकारी होता है। करेक्ट है। तो दूसरा पॉइंट दे रखा है, इट डजंट सर्व एज एन एथिकल चेक ऑन एम्प्लॉयज फॉर फ्रॉड और एम्बेजमेंट, या कर्मचारियों पर धोखाधड़ी या गबन करने से संबंधित नैतिक जांच के रूप में कार्य नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो होता है लेखा परीक्षा का काम जो होता है वो नैतिक जांच भी हो रही होती, क्योंकि जो गबन किया जाएगा वो कर्मचारियों के द्वारा ही किसी तरह की त्रुटि या गबन किया जा सकता है। तो अगर कोई फ्रॉड पकड़ा जा रहा है या कहीं पर कुछ गलत है तो वहाँ पर ब्लेम जो आता है सीधे सीधे जो कर्मचारी है या स्टाफ है जो काम कर रहा है उन्हीं के पर आता है, तो इस तरह से नैतिक जांच भी हो जाती है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इनमें से कौन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई कंपनी बैंक, या फिर पीएनबी मेट लाइफ। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सी जनरल इंश्योरेंस। एक आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है जो काफी प्रचलित है, जो सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस होता है सामान्य बीमा, तो वो उससे रिलेटेड कंपनी यहाँ पर कौन सी है। तो ये LIC तो आपकी हटी जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी साफ साफ नाम लिखा ही हुआ है तो वो आपका नहीं होगा। इसके अलावा जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी होती है या आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। या इसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस जनरल कंपनी हो जाती है, यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है। तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में भी दे सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। आई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।